मेरा नाम डॉक्टर कौस्तुभ जोग है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, यानी मनोविकार तज्ञ हूँ। आज का हमारा विषय होगा कि हम पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य यानी मेनली जो आपका भावनिक स्वास्थ्य है, यानी आपकी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं आपकी किस प्रकार से आपकी दैनंदिन जीवन में आ रही हैं, उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, और वो इन सिंपल लैंग्वेज में वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो निगेटिव हैं या वो काफी सारे कष्टदायी हैं, तो उसका आपके निजी जिंदगी पे असर होता है। तो ये जो भावनाओं का तकलीफ है, ये तकलीफ आपके विचारों पे असर करता है। विचारों का जो तकलीफ है वो आपके कृति पे, यानी आपके दैनंदिन जो आप एक्टिविटीज करते हैं या जो भी आपकी दिनचर्या है, उस पे उसका असर होता है। तो ये सब मिला के अगर हम सोचे कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारी कृति, ये सब मिला के हमारा मानसिक स्वास्थ्य बनता है। हमारी जो पुरुष प्रधान संस्कृति है, पर्टिकुलरली भारत में ज्यादा तरीके से वो पुरुष प्रधान संस्कृति का अभी भी अस्तित्व हमें दिखाई देता है सभी जगह। और उसमें ये हम बोलते हैं कि पुरुषों को दर्द, यानी जब हम दर्द बोलते हैं तो कोई भी मानसिक समस्या नहीं होनी चाहिए। तो उनको शारीरिक दर्द हो सकता है, लेकिन उनको मानसिक दर्द नहीं हो सकता। तो आई थिंक वो दर्द जो है उसमें वो मानसिक स्वास्थ्य के तरफ या मानसिक अस्वास्थ्य के तरफ निर्देश करता है। लेकिन अगर हमें समझना है कि जो फैक्ट्स हैं या जो क्या सच्चाई है, तो सच्चाई यही है कि मानसिक अस्वास्थ्य की जो तकलीफें हैं, वो पुरुषों में भी उतनी ही कॉमन या उतनी ही परसेंटेज या उतनी ही प्रतिशत में है, जितनी वो महिलाओं में है या जितनी वो बच्चों में है। और अगर इसके लिए अभी हमारा जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें से वो डेटा भी हमें पता है कि अगर हम सिर्फ निराशा की बीमारी, नैराश्य का बीमारी का अगर हम एग्जाम्पल ले ले, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, तकरीबन 3 से 3.5% पुरुषों में ये डिप्रेशन का बीमारी पाया जाता है। महिलाओं में जो पाया जाता है उससे वो एक्चुअली 0.2 या 0.3% से ज्यादा है। तो ये मैं सिर्फ डिप्रेशन का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और अगर हम इस प्रकार की अलग अलग बीमारियां देखें, जिसमें कि चिंता की बीमारी हो गई, शराब या तंबाकू का सेवन हो गया, गंभीर मानसिक बीमारी है वो हो गई जैसे स्किज़ोफ्रेनिया नामक, तो सारे केसेस में हम देखते हैं कि पुरुषों में भी मानसिक बीमारी या मानसिक समस्याएं उतनी ही है जितनी बाकी वर्ग में यानी महिलाओं में है। तो ये मैं पहला मानता हूँ कारण है कि हमें पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करनी चाहिए। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि जैसे हम जानते हैं कि महिलाएं बहुत सारी अलग अलग समस्या से या अलग अलग लाइफ साइकिल यानी लाइफ स्टेजेस, जो हमारे हर एक लाइफ में अलग अलग स्टेज होते हैं, उससे गुजरती हैं। वैसे ही पुरुष भी अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। जैसे बच्चा जब पुरुष होता है, उसके बाद जब एडोलेसेंट यानी पौगंडावस्था में वो जब जाता है, उसके बाद वो पढ़ाई करने जाता है, उसके बाद काम करने लगता है। और यहाँ हम अगर देखेंगे कि काम या पैसे कमाने की जिम्मेदारी अभी भी पुरुषों के ऊपर ही है, कि पुरुषों ने काम करना चाहिए और पैसे कमाने चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी है। और उसमें कहीं ना कहीं तान तनाव तो आते ही रहेंगे। और वो तान तनाव अगर पैसे के मामले में होंगे, आपके जॉब के प्रति होंगे, काम के प्रति होंगे, और अलग अलग किस्म के होंगे। और तीसरा मैं बताना चाहूंगा, या इसका जो महत्व है वो मैं बताना चाहूंगा, कि इसी वजह से अगर आप देखेंगे कि पुरुषों में जो आत्महत्या का जो प्रमाण है भारत में, वो पुरुषों में अधिक है महिलाओं से। अगर मैं सारे एज ग्रुप को काउंट करूँ तो कुछ एज ग्रुप में महिलाएं अधिक है, लेकिन अगर हम सारे एज ग्रुप्स देखें तो पुरुषों में आत्महत्या का जो प्रमाण है वो महिलाओं से ज्यादा है। अगर हम बचपन से देखें तो बचपन में तकरीबन 10 साल के आगे का अगर हम कोई भी मेल या कोई भी पुरुषों की लाइफ अगर देखें, तो जब हम एक पौगंडावस्था जिसको हम एडोलेसेंसी बोलते हैं, एडोलेसेंट जो ईयर्स हैं हमारे, उसमें हम ये देखते हैं कि काफी सारा पीयर प्रेशर जो रहता है या रिकॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं, कि हमें जो हमारे समवयस्क लोग हैं उनके जैसा बनने की या उनके जैसा करने की चाह होती है। और वहां हमने देखा है हमारे समाज में ऐसा है कि वो जेंडर ड्रिवन है, यानी वो लैंगिक तौर पे ड्रिवन है। तो महिलाएं जो है वो अलग तरीके से बर्ताव करती हैं, अलग तरीके से उनकी व्यवस्था होती है, प्रैक्टिस होती है। पुरुषों की जो
प्रैक्टिस है या पुरुषों ने कैसे बर्ताव करना है, पुरुषों ने क्या क्या करना है, ये सारी चीजें एडोलेसेंट एज ग्रुप से चालू होती है। और यही कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ताण तनाव बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमें अभी इस उम्र से पुरुषों को प्रूव करना है कि हाँ, मैं एक सच्चा पुरुष हूँ या मैं एक सच्चा मर्द हूँ, और मैं बाकी पुरुषों से भी एक अलाइनमेंट या एक प्रकार से उनसे भी मैं अलाइनमेंट रखता हूँ, या आप बोलिए कि उनके जैसा ही मैं हूँ। तो ये कहीं ना कहीं वो जो एक प्रकार से एक वो ग्रुप का, कम्युनिटी का पार्ट बनना, ये प्रोसेस वहां से शुरुआत होती है। तो ये जो इन शॉर्ट ये जो पीयर प्रेशर है, या ये जो पुरुष बनने की एक प्रकार से जो प्रोसेस है, और वो जो उसका दड़पण है या उसका जो तनाव है, वो यहीं से चालू होता है। फिर आप अगर आगे जाके देखें तो यंग एडल्टहुड में सबसे ज्यादा तनाव का कारण है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगारी, क्योंकि काफी सारे समाजों में ऑब्वियसली जो समाज एजुकेटेड है वहाँ एजुकेशन चलता है, लेकिन अगर हम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा यानी जो समाज में आर्थिक तौर पे जो इतने विकसित नहीं है, उन समाजों की बात करें तो बहुत सारे पुरुष 17, 18 या 16 साल से भी काम करना चालू कर देते हैं, और उनके ऊपर पैसे कमाने की जिम्मेदारी आ जाती है। हमें पता है अभी कि भारत में रोजगार की क्या स्थिति है, पैसे हमें कितने मिलते हैं, महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, और इसका सबका एक प्रकार से ताण तनाव ये उम्र में पुरुषों को दिखता है। उसके बाद जो तनाव के प्रमुख कारण है वो कौटुंबिक कारण है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे ये एज लाइफ में, तो पुरुषों की शादी हो जाती है तकरीबन 20-21 से लेके, अगर हम सोचे 26-27 की उम्र में, तो शादी के साथ एक जवाबदारी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पुरुषों पे। काफी सारे समाजों में अभी भी जिम्मेदारी पुरुषों पे है कि उन्होंने जो फाइनेंशियल या जो आर्थिक जो फैमिली की या कुटुंब की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने लेनी है। तो वो मुझे लगता है एक ताण तनाव का कारण है। फिर जब अगर आपके जो फैमिली यानी पार्टनर है आपके, यानी आपके जो शादी हो चुका है, तो आपकी जो वाइफ है, तो उसके साथ अगर आपकी अच्छी तरह नहीं बन रही है, तो ये एक प्रमुख कारण है मानसिक अस्वास्थ्य में, जिसको हम कहते हैं स्पाउसल कॉन्फ्लिक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ में एक प्रकार से कुछ तो मनमुटाव होना, झगड़े होना, और उसका जो असर है वो फिर से पुरुष के मानसिक स्वास्थ्य में पड़ना। अगर हम आगे बढ़े तो बच्चों का, फिर जो फैमिली जब आगे बढ़ती है तो बच्चे होते हैं, और बच्चों का संगोपन, उनके तरफ से जो फाइनेंशियल फिर या आर्थिक तरीके से जो डिमांड या जरूरतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ता जाता है। आगे जाके हमें पता है जेंडर का इशू या लैंगिक तौर पे हमारे यहाँ कितने इशू हैं कि बच्चियों को हमें बहुत सारे लोग क्यों नाकारते हैं, क्योंकि बच्चों की शादी करना और उसके साथ वो जो दहेज आता है शादी करने के लिए, जो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, वो सारी जिम्मेदारी, वो दहेज की, वो पैसे की जिम्मेदारी फिर से पुरुषों पे आती है। और कहीं ना कहीं वो जो फेज है पुरुषों के लाइफ में, जो हम मिड लाइफ बोलते हैं, कि अराउंड 40 के उम्र का, तो वहां हमें फिर से वही आपकी जो एक प्रकार के ताण तनाव है वो पुरुषों पे बढ़ते रहते हैं। लास्टली मैं बोलूंगा कि कौटुंबिक हिंसा ये जो एक सब्जेक्ट है, हमें सबको पता है कि कौटुंबिक हिंसा में महिलाओं पे ज्यादा ताण तनाव होता है, लेकिन उसी फेज में ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि उसका ताण तनाव कहीं ना कहीं शायद पुरुषों में भी होता है, कि उस ताण तनाव का एक इफेक्ट ये है कि पुरुष लोग ज्यादा शराब का सेवन करने लगते हैं, या शराब के प्रति उनकी जो एक प्रकार की एडिक्शन है या व्यसन जो है वो बढ़ने लगता है। अलग तरीके के ताण तनाव अलग अलग एज ग्रुप में आप देखते जाते हैं। बुढ़ापे में एक जो ताण तनाव है वो अगर कोई काम कर रहा है, जैसे जॉब कर रहा है प्रॉपर, तो रिटायरमेंट का हम बोलते हैं कि जो लोग बहुत जॉब करते हैं, पूरा लाइफ में सिर्फ जॉब या काम ही करते रहते हैं, अचानक से उनको रिटायरमेंट के बाद खालीपन लगने लगता है, और वो एक उनके मानसिक अस्वास्थ्य होने का कारण बन जाता है। और दूसरा कारण है कि अगर बच्चों के प्रति, जो बच्चे हैं अगर वो अच्छी तरह से उनसे बर्ताव नहीं कर रहे हैं, या वो अच्छी तरह से सेटल नहीं हो चुके हैं, या उन्होंने वो काम नहीं कर रहे हैं, या जैसे मैंने बोला उनको शराब की लत लग चुकी है, तो ये बहुत सारे कारण हैं कि जो फिर बुढ़ापे में मानसिक तौर पे परेशानी हो सकती है। मानसिक अस्वास्थ्य के लक्षण अगर आपको जानने हैं, या कोई भी आपको लग रहा है कि ये पुरुष मानसिक अस्वास्थ्य, या आप बोलिए एक प्रकार के ताण तनाव में, जैसे अति ताण तनाव हम बोलेंगे, उसमें जा चुका है,
तो इसके लिए मेन या प्रमुख जो चीज है वो यही है कि उनका जो भावनिक तौर पे संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम अगेन यहाँ थोड़ा सा एक जेंडर गैप है, महिलाएं जो है वो ज्यादा हम मानते हैं कि रोते हैं एज अ मेल, यानी पुरुषों की तरह पुरुष होने से इस समाज में आपको रोना अलाउड नहीं है, आपको रोने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए पुरुषों में जो हम देखते हैं कि गुस्सा या चिड़चिड़ापन होना ये बहुत कॉमन मानसिक अस्वास्थ्य का एक लक्षण है। कि बहुत सारे पुरुष काफी सारी चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, गुस्से में फिर कभी कभी हाथापाई भी होती है, वो गुस्सा काफी सारा अपने बच्चों पे या अपने बीबी पे वो निकालते हैं, या कभी कभी वो बाहर भी समाज में वो निकलता है। तो गुस्सा ये बहुत कॉमन फैक्टर है। चिंता ये दूसरा एक लक्षण है कि ये सारे जो लोग हैं, अगर कोई पुरुष है आपके आसपास जो अकेले बैठता है, बहुत सारा अपने बारे में अपने आप में ही सोचते रहता है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का शायद चिंता की बीमारी का उसको असर हो गया है और उसके वजह से वो अकेले बैठना उसने चालू किया है। तीसरा जो लक्षण हमें दिखाई देता है कि एक प्रकार से वो कॉमन है सभी लोगों में, कि एक प्रकार से इंटरेस्ट कम हो जाना, कि उत्साह जिसको हम बोलते हैं कि काम पे जाने का उत्साह, काम करने का उत्साह, या उसके वजह से कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास खत्म हो जाना काम करने के लिए, और उसके वजह से फिर से ये निराशा बढ़ना, चिंता बढ़ना, चिड़चिड़ाहट बढ़ना, इस प्रकार से वो लक्षण हम देखते हैं। उसके बाद जो लक्षण अगला है, आपका नींद की समस्या है, खाने पीने की समस्या है, और अगर हम वैवाहिक संबंधों में देखें तो लैंगिक समस्याएं भी यहाँ हो सकती हैं पुरुषों को, कि जिसमें वो समस्या के वजह से उनकी चिंता और बढ़ती जाती है या निराशा और बढ़ती जाती है। सो इस प्रकार से अलग अलग के लक्षण पुरुषों में हो सकते हैं, जिसके वजह से आप ढूंढ सकते हैं या आपके पास में भी आप देख सकते हैं कहीं इस प्रकार से कोई पुरुष आपको बदलता हुआ दिख रहा है। दो चीजें मैं लास्ट में कहूंगा, कि एक बात समझिए कि अगर आप किसी को अच्छी तरह से जानते हैं, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है, तो एक आपको पक्का पता चल जाएगा जब उनको कोई भी मानसिक बीमारी या मानसिक अस्वास्थ्य होगा, तो उनके बर्ताव में या उनके पर्सनैलिटी यानी उनके स्वभाव में आपको बदलाव दिखाई देगा, और उस बदलाव का कारण मानसिक अस्वास्थ्य या मानसिक बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। और दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट चीज आपको सबको याद रखनी है कि वो है कि अगर किसी भी पुरुष का उसके काम के ऊपर या काम करने में कोई दिक्कतें उसको आने लगी या उसमें प्रॉब्लम्स आने लगे, सो टिपिकली अगर आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में कोई अचानक से काम पे नहीं आ रहा है, या 2 दिन आ रहे हैं, 3 दिन नहीं आ रहे हैं, उनकी शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, तो फिर वहां आपको डाउट आना चाहिए शायद इनको कोई मानसिक ताण तनाव या अस्वास्थ्य हो रहा है। जैसे हमने पहले बोला था कि एक पुरुष प्रधान संस्कृति में कहीं ना कहीं पुरुषों के प्रति या मेन के प्रति प्रॉब्लम यही होता है मानसिक अस्वास्थ्य में, कि उनको ये बताया जा चुका है कि आपको दर्द नहीं हो सकता है, तो अगर आपको दर्द नहीं हो सकता है तो आप मदद लेने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है। तो ये मुझे लगता है इम्पोर्टेंट एक बैरियर, या आप बोलिए ये इम्पोर्टेंट समस्या है पुरुषों को अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य या बेचैनी या निराशा को लेके अगर किसी से मदद लेनी है। तो वैज्ञानिक तौर पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि आत्महत्या का जो नंबर है वो पुरुषों में अधिक क्यों है, क्योंकि शायद पुरुष जो मदद उन्होंने लेनी चाहिए वो मदद उन्होंने उस टाइम पे या उस वक्त पे नहीं ली है, और इसके वजह से ही उनका निराशा, उनकी चिंता की या मानसिक बीमारी बढ़ती जाती है, और उसका जो एक अल्टीमेट जो एंड है आत्महत्या के रूप में हम देखते हैं। तो ये मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि इसका मतलब यही है कि पुरुषों ने मदद लेनी चाहिए या अपनी खुद की मदद करनी चाहिए जब भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी मानसिक अस्वास्थ्य या मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही। आप पहले तो मदद ले लें, अपने जो आसपास लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदारों में जिसमें आप विश्वास रखते हैं, उनसे बातचीत करें, उनसे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसमें हल ढूंढने का कोशिश कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी जैसे चलने का आपका एक्सरसाइज है, या आपका कोई आप दौड़ने का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कोई भी अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो वो आप करते रहना बहुत जरूरी है आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए या मानसिक अस्वास्थ्य को कम करने के लिए। और तीसरा जो चीज है वो है कि आपके काम के प्रति आपका ध्यान जारी रहना, यानी आपका काम जो है दिनचर्या है
वो आपकी कंटिन्यूअस या हमेशा वो रहनी चाहिए। कितना भी आपको अस्वस्थ लग रहा है तो आप वो करते रहिए, जो एक ट्रीटमेंट के तौर पे आपको मदद करेगा। इसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि इस सब में कि अगर ये सब करने के बावजूद मानसिक समस्याएँ कम नहीं हो रही है, मानसिक अस्वास्थ्य बढ़ रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, खाना-पीना नहीं जा रहा है, बेझिझक आपको मानसोपचार तज्ञ या मनोचिकित्सक जो हैं आपके आस-पास में, उनसे मदद लेनी चाहिए। अगर मनोचिकित्सक आपके आस-पास में नहीं हैं, तो आपको आपके फैमिली डॉक्टर से तो ये बातचीत करनी चाहिए इसके प्रति कि जिसके कारण आपको उसमें कोई ना कोई मदद मिल जाए। जैसा हम हमेशा कहते हैं मानसिक अस्वास्थ्य में या शारीरिक स्वास्थ्य में भी ये कहा जाता है जिसको एक प्रथमोपचार कहते हैं हम या फर्स्ट एड, जिसमें हम मानते हैं कि डॉक्टर की हर जगह ज़रूरत नहीं होती है और बहुत सारी जो उपचार पद्धति हैं प्राथमिक तौर पे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, एक पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भी व्यक्ति मानसिक अस्वास्थ्य से गुज़र रहा है, उसको अगर आपको सपोर्ट करना है, तो उसकी जो भी कहानी है या उसकी जो भी समस्या है, वो आपको एक प्रकार से नॉन जजमेंटल तौर पे आपको सुननी पड़ेगी। नॉन जजमेंटल यानी एक निपक्षपाती जो हम बोलते हैं कि निपक्ष तौर पे आपको वो सुननी पड़ेगी। आपको उसमें कोई भी फैसला नहीं सुनाना है। दूसरा जो चीज़ है कि आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देना है। ये जो सपोर्ट है इसमें जो व्यक्ति मानसिक समस्या से गुज़र रहा है, शायद वो सपोर्ट यानी सॉल्यूशन के प्रति आपके पास नहीं आ रहा है। उसको शायद सिर्फ़ इतना ही सपोर्ट आपको देना है कि उसकी बात आप ध्यानपूर्वक सुनें। उनका एक प्रकार से हौसला अफ़ज़ाई करें या उनका आत्मविश्वास या उनको एक रीएश्योर करें कि ये तकलीफ इस प्रकार से या उस प्रकार से सुलझाई जा सकती है, या अगर वो कोई कोशिश करे या वो अगर कोई उनको प्रोत्साहित करे कुछ करने के लिए, तो शायद वो तकलीफ सुलझाई जा सकती है। दूसरी जो स्टेप है, जो मैंने पहले भी बोला था कि आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो उनकी दिनचर्या जो है, जो डे टू डे उनकी एक्टिविटीज़ हैं, सुबह से उठने से लेके अगर एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज़ करने के लिए प्रोत्साहित करें। फिर काम पे जाने के लिए उनको एंगेज काम पे रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। तो ये अगर उनकी दिनचर्या अच्छी तरह से उनको करने के लिए आप प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा आपके डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या कोई भी मानसिक समस्याओं के बारे में। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अगर आपको लगे कि इस व्यक्ति को शायद ये सब करके हुए भी कोई मदद नहीं हो सकती है और उसकी जो तकलीफ है या बीमारी है वो गंभीर स्वरूप की होती जा रही है, या किसी भी हालत में आपने देखा कि ये व्यक्ति सो नहीं रही है, ये व्यक्ति खाना-पीना उसने छोड़ दिया है, या ये व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। तो ये सारे जो 4 चीज़ें मैंने बोली, गंभीर समस्या होना, नींद की समस्या होना, खाने-पीने की समस्या होना और आत्महत्या के बारे में सोचना। तो ये 4 कंडीशन में या परिस्थितियों में एज़ अ सपोर्टर आपका रोल बनता है कि आप उनको स्पष्ट रूप में आप उनको प्रोत्साहित करें कि वो किसी भी प्रोफ़ेशनल यानी मनोचिकित्सक की या डॉक्टर की वो सलाह ले लें, उनको जाके मिले और उनसे ट्रीटमेंट लेने की आप उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है।